सौ सलीबें थी हर एक हरफे जुनू से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या न कहूँ से पहले। जनाब, मुझे कहते हैं ज़िया अंजुम और आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़। प्रोग्राम है हरफे जुनू। आपकी और मेरी मुलाकात होती है हफ्ते में एक बार, और ये मुलाकात होती है मंगल को रात 12 से 2 बजे तक। वैसे तो उसूलन इस वक्त मंगल के बाद अब बुध शुरू हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम आज के दिन की ही कंटिन्यूटी होता है तो हम इसको मंगल ही कंसिडर करते हैं, मंगल ही बोलते हैं, मंगल ही लिखते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो कि हमेशा याद रखते हैं, जो कि हमेशा साथ होते हैं, जिनके मैसेजेस हमें ऑन एयर और ऑफ एयर मौसूल होते रहते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप इज़्ज़त देते हैं, याद रखते हैं, प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हमारी बातों को बड़ी गौर से सुनते हैं। आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी चाहते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के किसी भी कोने से इस वक्त कोई भी मुझे सुन रहा है, अगर आप हमें सुन रहे हैं, बेशक साइलेंटली सुन रहे हैं, चुपके से सुन रहे हैं, तो आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। हमारा ये सफ़र 2 घंटे का रहेगा, 2 बजे तक आप और हम साथ होंगे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी शबगप आपके साथ रहेगी। कभी कभी क्या होता है ना, मेरी तरह मुझे लगता है कि हर किसी के दिल में ये ख्याल या ये सवाल ज़रूर आता होगा। वो ये ख्याल कि काश हमें पता चल जाता कि अगले लम्हे में क्या होने वाला है, काश हमें पता चल जाए कि कल के दिन क्या होने वाला है, या आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। अगर हमें ये पता चल जाए, हमें ये मालूम हो जाए कि अब से कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ घंटों के बाद क्या होगा, 1 दिन के बाद क्या होगा, 2 दिन के बाद क्या होगा, इस पूरे हफ्ते में क्या होगा, या इस पूरे महीने में क्या क्या कुछ होगा, तो जिंदगी कितनी ज़बरदस्त हो जाए, जिंदगी कितनी आसान हो जाए, कितना मज़ा आए हमें जीने का कि हमें पहले से ही पता हो, हमें तमाम ख़तरों का भी पहले से पता हो, हमें तमाम उलझनों और मुश्किलों और चैलेंजेस का भी पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि हमें कुछ भी नहीं मालूम, अगले लम्हे में क्या होने वाला है कुछ मालूम नहीं है। इवन कि कोई भी शख्स इस दुनिया में अपनी सांसों तक की गारंटी नहीं दे सकता कि अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। आने वाले वक्त के हिसाब से हमें कुछ मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन बहरहाल हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम तुक्के भी मार सकते हैं। अंदाज़ा लगाने की जो सिफ्त है ये अल्लाह ताला ने सिर्फ बशर को दी है, इंसान को दी है। इंसान अंदाज़ा लगाता है और बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगाता है, ना सिर्फ अगली सातों का अंदाज़ा लगाता है बल्कि वो इस हद तक अंदाज़ा लगा लेता है, लगा सकता है अपने इल्म की बुनियाद पे, अपने मुशाहिदे की बुनियाद पे कि आगे क्या हो सकता है, क्या नताइज निकल सकते हैं। और ये अंदाज़े, ये कैलकुलेशंस बाज़-औक़ात दिनों की भी होती हैं, हफ्तों की भी होती हैं, महीनों की और सालों की भी होती हैं। कोई शख्स अपने मुशाहिदे से, कोई शख्स अपने इल्म से ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि अगले 10 साल बाद ये दुनिया कहाँ पे होगी, ये दुनिया कैसी दिखेगी। होता है ना ऐसे कि हम अंदाज़ा लगाते हैं। आप अगर मूवीज़ देखें ना,
ये अगर आप फ़िक्शन कभी पढ़ें, आपका कभी इत्तेफ़ाक हो नॉवेल्स पढ़ने का, फ़िक्शनल नॉवेल्स पढ़ने का, या अगर आपका हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का इत्तेफ़ाक हो, तो आप देखते हैं जो फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ होती हैं, जो साइ-फाई मूवीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के मुतल्लिक बताया जा रहा होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के मुतल्लिक क़यास आराइयाँ की जा रही होती हैं, उनको विजुअलाइज़ किया जा रहा होता है। और हम देखते हैं और हम देख के कहते हैं कि यार ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद वो टेक्नोलॉजी या उस तरह की मिलती-जुलती चीज़ें हमें एक्चुअल अपनी लाइफ में हैपन होती हुई दिखाई देती हैं। हमें मालूम होता है कि वो चीज़ जो हम कभी मूवीज़ में देखते थे, जो हमें लगता था कि ऐसे भला कैसे हो सकता है? लेकिन अब अगर हम देखें तो हमें मालूम होता है कि वो सारी चीज़ें एक्चुअल में एग्ज़िस्ट कर रही हैं, और वो टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी की मरहूने मिन्नत हैं कि वो चीज़ें अब हम एक्चुअल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो शायद हम कभी नॉवेल्स में, कहानियों में, मूवीज़ में, ड्रामों में देखते थे और देख के उसको सिर्फ फ़िक्शन समझते थे, उसको सिर्फ एक तख़य्युलाती फ़ैंटेसी समझते थे कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब वो तमाम चीज़ें कहीं न कहीं हमें दिखाई देती हैं। अभी भी अगर आप कोई साइंटिफ़िक मूवीज़ देखें, फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ देखें, ख़ास तौर पे हॉलीवुड की, तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारी चीज़ें बड़ी अजीब सी लग रही हैं, मायूब सी लग रही हैं। ना सिर्फ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि साइकोलॉजिकली भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं कि आगे आने वाले वक्तों में इंसान कैसा होगा, वो कैसे बिहेव करेगा, वो कैसे सोचेगा, आगे आने वाले अदवार में क्या-क्या चीज़ें बड़ी कॉमन होंगी, बहुत सारी चीज़ें कैसे तर्क हो जाएंगी। ये तमाम वो अंदाज़े हैं जो इंसान लगाता है। गो कि हमें नहीं पता कि आगे हमारा अगला पल कैसा होगा, हमारा कल कैसा होगा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अंदाज़ा लगा के, कैलकुलेशन करके, इल्म की बुनियाद पे, मुशाहिदात की बुनियाद पे, हम कहीं न कहीं ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसी तरीके से कुछ लोगों को, आप भी अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मैक्रो लेवल पे ना जाएँ, हम इसको माइक्रो लेवल पे रखें, तो अक्सर हम बच्चों को देख के कहते हैं, उनकी आदत और उनकी सकनात देख के हम कहते हैं कि यार ये बड़ा होके ना ज़रूर कुछ करेगा। इसकी आदतें बताती हैं, इसका सलीका बताता है कि ये बड़ा नज़्म-ओ-ज़ब्त वाला बच्चा है, ये बड़ा पढ़ाकू बच्चा है, इसका ज़हन बड़ा अच्छा है, इसका मुशाहिदा बड़ा अच्छा है, इसकी सोच बड़ी बेहतर है, इसकी सोच बड़ी तरक्की पसंद सोच है। ये चीज़ों में से कुछ इस तरह के नए एंगल्स निकालता है, कुछ ऐसे मुशाहिदात निकालता है जो बाकी आम बच्चों की निस्बत थोड़े से हटके होते हैं। तो हम किसी की लाइफ़स्टाइल को देखते हुए, किसी की हैबिट्स, आदात को देखते हुए, किसी के नज़रिया, किसी की सोच देखते हुए हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं या करते हैं अक्सर कि ये बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा या क्या बन सकता है, या इसका फ्यूचर ब्राइट है, या फिर ये सारी ज़िंदगी धक्के खाता रहेगा। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे बच्चों को देख के, बहुत सारे ऐसे लोगों को देख के, उनकी हरकतों को देख के हम ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके साथ आगे जाके बहुत बुरी होगी। ये जिस डगर पे चल रहा है, जिस तरह से इसका बिहेवियर होता है अपने आस-पास, अपने इर्द-गिर्द लोगों के साथ, अपने काम के साथ, अपने दिन और रात के साथ, ये जिस तरीके से जो आदात को अपनाए हुए है, जो हैबिट्स को अपनाए हुए है, जिस तरह की इसकी दोस्तियां हैं, जिस तरह की इसकी संगत है, उसकी बुनियाद पे हम कुछ जजमेंट्स करते हैं, कुछ अंदाजे लगाते हैं, कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं। और अक्सर किसी सियाने बंदे की प्रिडिक्शंस ठीक भी होती हैं। हम कहीं ना कहीं अंदाज़ा ठीक भी लगा लेते हैं बाज़ औक़ात। बहरहाल होता है, यूं भी होता है। गो कि हमें नहीं मालूम कि आगे आने वाला वक्त कैसा होगा, आगे आने वाला पल कैसा होगा, आगे आने वाली ज़िंदगी कैसे होगी, आगे आने वाले लम्हे, आगे आने वाले दिन, हफ्ते, महीने, साल कैसे होंगे। गो कि हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदाज़ा इल्म और मुशाहिदे की बेस पे हम लगाते हैं। इसी वजह से हमें अशरफुल मखलूक़ात भी कहा जाता है, और ये सिफ्त बाकी जानदारों में नहीं रखी गई, जो अंदाज़ा लगाने की सिफ्त है, जो कैलकुलेट करने की सिफ्त है, जो प्लानिंग करने की सिफ्त है,
बाकी जितने भी जानदार हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं जो ज़ाहिरी तौर पे हमें मालूम है, जो इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करती हैं, कोई भी मखलूक 10 साल तक की, 20 साल तक की, 50 साल तक की, 100 साल तक की प्लानिंग नहीं करता, इंसान करता है। इसी वजह से आज वो तरक्कियों के इन उरूज के तक पहुंच चुका है। बहरहाल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े ठीक जा रहे होते हैं, बड़े सही जा रहे होते हैं, कामयाबी के बड़े करीब होते हैं, मंजिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन कामयाबी या मंजिल या हदफ के करीब पहुंचकर कोई ना कोई ऐसी बोंगी मार देते हैं, कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा उनसे गलत हो जाता है कि वो इंतहाई मंजिल के करीब पहुंच के, अपने हदफ के करीब पहुंच के अपना बना बनाया खेल बिगाड़ लेते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा सबके साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। हम प्लानिंग करते हैं या हम मेहनत करते हैं, हम बड़े ठीक जा रहे होते हैं, बड़े सही जा रहे होते हैं, फिर हमसे ही कोई एक ऐसी गलती होती है, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, और हम ही से बाज़-औक़ात जल्दबाजी में, बाज़-औक़ात नाशुक्री में, बाज़-औक़ात थकावट में कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो जाता है कि जिसकी वजह से वो हमारी सारी मेहनत जो है वो रायगां चली जाती है और मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर भी हम ठुकरा दिए जाते हैं। आज हम इसी मौजू पे बात करने वाले हैं। मेरा आपसे भी यही सवाल है, आज का सवाल भी बेसिकली ये है, आज का मौजू भी यही है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप किसी चीज़ के, किसी मंजिल के बहुत करीब पहुंचने वाले हों और फिर आपसे कोई ऐसी गलती हुई हो जिसकी वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया हो? मुझे आपके मैसेजेस का, आपकी फ़ीडबैक का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अभी बहुत वक्त बाकी है, इस मौजू को हम परत दर परत आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मैं चाहूँगा कि इस पे आप क्या एक्सपीरियंस रखते हैं, इस पे आपकी क्या राय है, इस पे आपका क्या मुशाहिदा है, क्या तजुर्बा है, ये मुझे आइएगा, बताइएगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं, किन किन एंगल से देखते हैं, इस हवाले से आइएगा, मुझे बताइएगा। मुझे आपके मैसेजेस का, आपकी फ़ीडबैक का, आपके रिव्यू का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। मैसेजेस करना आपको मालूम है कि किस तरह से आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के तरीक़ेकार वही हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 04211000101 पे। कुछ देर बाद हम ऑन एयर कॉल्स का सिलसिला भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आप हमें मैसेज कर सकते हैं 4471 पे। 4471 पे मैसेज करने के लिए आप राइट मैसेज के ऑप्शन पे टाइप करेंगे 101, स्पेस दे के अपना नाम लिखेंगे, स्पेस दे के अपना मैसेज टाइप करेंगे और उसे भेज देंगे 4471 पे, यानी 4471 पे आपका हमें मैसेज मौसूल होगा और जैसे ही मौसूल होगा उसको ज़रूर शामिल किया जाएगा। फेसबुक पे आइएगा, सर्च कीजिएगा FM 101 लाहौर, हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज मिलेगा। इस पे मेरे इस प्रोग्राम की पोस्ट पे आप कमेंट कर सकते हैं, फ़ीडबैक दे सकते हैं, बता सकते हैं प्रोग्राम कैसा जा रहा है, मौजू पे कुछ गुफ्तगू करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, कोई जवाब देना चाहें, कोई गज़ल सुनाना चाहें, कोई नज़्म, कोई अच्छा सा शेर, कोई खूबसूरत सी बात, कोई फ़िक्रा, कोई जुमला, कोई इक़्तिबास, कोई एक्सपीरियंस, कोई याददाश्त, कुछ भी जहन में हो जो आपका दिल कर रहा हो कि आज इस प्रोग्राम में शामिल होनी चाहिए। हमारी तमाम लाइंस और हमारे दिल के दरवाजे भी खुले हैं। आप आइए, बात कीजिए। बात करने से ही तो बात आगे बढ़ेगी। आज हम पूछ रहे हैं आपसे कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर, कामयाबी के बहुत करीब पहुंचकर आपसे कुछ ऐसा सरजद हुआ हो, कोई ऐसी गलती हुई हो कि आप बुरी तरह से नाकाम हो गए हो और फिर बाद में आपको उस गलती का एहसास हुआ हो या किसी और ने आपको उस गलती का एहसास करवाया हो।
आपके मैसेजेस, आपकी फीडबैक का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अभी मैं चल रहा हूँ प्रोग्राम के पहले गाने की तरफ और खूबसूरत सा गाना ज़ैन और ज़ुहैब की आवाज़ में तमाम आशिकों की पसंद। हर आशिक ने ये स्टेटस पे कभी ना कभी ज़रूर लगाया होगा। हर आशिक ने कभी ना कभी किसी को ये ज़रूर डेडिकेट किया होगा। हर आशिक कभी ना कभी ये सुन के ज़रूर झूमा होगा। रांझिया वे सुनते रहे, साथ साथ रहे FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। मिलते हैं इस गाने के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। 12:28 हुए चाहते हैं और वक्त बड़ी तेज़ रफ्तारी से लेकिन अपनी मखसूस रफ्तार से चलता ही चला जा रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि ये वक्त बड़ा तेज़ हो गया है, कभी कभी हमें यूँ लगता है कि जैसे नहीं, अभी वक्त कहाँ तेज़ है, वक्त तो अपनी रफ्तार से चल रहा है। ये हमारी अपनी जल्दबाजियाँ या ठहराव होता है कि हमें लगता है कि वक्त तेज़ है या वक्त हल्का है। बहरहाल वक्त वक्त की बात है। कुछ मैसेजेस हैं, उनको शामिल करते हैं। 4471 पे जो पहला मैसेज मुझे आया है अब्दुल हक का तोंसा शरीफ से, कहते हैं कि ज़िया अंजुम आरजे बहुत अच्छा प्रोग्राम, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। सलमा DHA लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, कहती हैं वेलकम ज़िया अंजुम, सुपर्ब शो, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं, ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है। शाहिद ज़मान फ्रॉम मोरगा, आपकी वॉइस बड़ी प्यारी है, मेरे दोस्त रियाज अहमद टिवाना के लिए कोई सॉन्ग लगा दें। अब बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप हमें सुन रहे हैं। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आपके जो दोस्त रियाज अहमद टिवाना साहब हैं उनको हमारा सलाम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद मैं इस प्रोग्राम में आपकी कोई, चले हम सॉन्ग जो भी लगाएंगे उसको डेडिकेट ज़रूर कर देंगे, लेकिन हम फरमाइश नहीं लेते इस प्रोग्राम में, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। हिम्मत अल पाक आर्मी फ्रॉम गोटकी शो इज़ वेरी नाइस, प्लीज़ एक सिंधी सॉन्ग चला दें। अच्छा जी, हिम्मत अल, ओके, ये क्या नाम है, ये नाम है या कुछ और आप लिखना चाह रहे थे। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, गोटकी से हमें सुन रहे हैं, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सिंधी गाने की फरमाइश की है, मैं एक दफ़ा फिर से कहूँगा कि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, हम फरमाइशी गाने इस प्रोग्राम में कम से कम प्ले नहीं कर सकेंगे, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। अगर आप फिर भी हमें सुनना चाहें तो आप ज़रूर सुन सकते हैं, यह आपका बड़ापन होगा। हसनैन फ्रॉम LOC हमारे साथ मौजूद हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल से, कहते हैं कि मैं मंजिल के करीब आके बोल्ड हो गया। अच्छा, आगे आपने कोई तफसील लिखी है लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। अच्छा, आपने कहा कि मंजिल के करीब आके बोल्ड हो गया। बोल्ड की जो ना दो टर्म्स हैं, दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मुझे भी समझ आ रही हैं। एक टर्म तो ये है कि बाज़ औक़ात आप अपने एक्शंस में, लाइन ऑफ एक्शंस में बड़े बोल्ड और ब्लंट हो जाते हैं। कभी कभी जब आप मंजिल के करीब पहुंचते हैं तो आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, आपकी खुशी बढ़ जाती है, आपकी एनर्जीज और बढ़ जाती हैं। क्योंकि कभी कभी जब हम किसी चीज़ को, किसी सफ़र को स्टार्ट करते हैं, किसी सफ़र की शुरुआत करते हैं, तो शुरू में हमें मालूम नहीं होता कि कब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे, कब तक जो है ये सफ़र चलता रहेगा, कब तक वो मंजिल है वो हम तक पहुँच पाएगी, हम उस मंजिल तक पहुँच पाएंगे, उस हदफ को हासिल कर सकेंगे। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि हमें दूर से वो मंजिल दिखाई देने लग जाती है, और जब हमें वो मंजिल दिखाई देने लग जाती है, हमें अपना गोल, हमें अपना हदफ, हमें अपना पर्पस जब नज़र आना शुरू हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि थोड़े से बोल्ड हो जाते हैं, थोड़े ब्लंट हो जाते हैं, हमें एनर्जीज थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि हम कहते हैं कि यार वो देखो, अब वो सामने मंजिल है, थोड़ा सा रह गया, तो अब जितनी हिम्मत है वो मार लो। तो एक तो ये चीज़ होती है। ये भी एक फैक्ट है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब आप मंजिल को करीब देखते हैं तो एक्साइटमेंट में, चीज़ों में आपकी एनर्जीज और बूस्ट हो जाती हैं, आपके लेवल बढ़ जाते हैं। एक बोल्ड होना ये भी होता है। दूसरा बोल्ड, जो क्रिकेट की एक टर्म यूज़ होती है जिसको आप कहते हैं कि आप क्लीन बोल्ड हो गए।
किल्ली उड़ गई। आज का हमारा मौजू भी यही है कि मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर बाज़-औक़ात किल्ली उड़ जाती है, बोल्ड हो जाते हैं, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। आगे आपने कुछ तफसील दी है जो कि वो कंप्लीट नहीं है, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बहरहाल होता है। लेकिन आज हम बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे इख्तियार में नहीं होती। आज हम उन चीज़ों की बात नहीं कर रहे जो हमारे इख्तियार में नहीं है। कभी कभी हम कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे रब की जो मंशा होती है वो कुछ और होती है। हम एक तरफ कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बावजूद 1000 कोशिश के, बावजूद 100 स्ट्रगल्स के, वो काम नहीं हो पाता। कभी कभी मंजिल के बहुत करीब पहुंच के नहीं हो पाता, किसी भी वजह से नहीं हो पाता। और कभी कभी कोई भी ऐसी नागहानी कोई आफत आ जाती है, कोई ऐसा मामला हो जाता है, कोई ऐसा सिस्टम हो जाता है। जैसे कि आजकल पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बारिशों का मौसम है, हर तरफ बारिशें हैं, सैलाब हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नागहानी हैं, जो कि शायद अनएक्सपेक्टेड हैं। हमें इन चीज़ों का इस तरह से, इस इंटेंसिटी के साथ शायद इदराक नहीं था, हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मामलात न जाने किस किस स्टेजेस पे होंगे, किस किस मरहले पे होंगे, और इस नागहानी आफत या इस बारिश की वजह से बहुत सारी चीज़ें मलिया मेट हो गई होंगी। किसी के मंसूबे, किसी का घर बार, किसी की कोई डील्स, रिश्तेदारियां, न जाने क्या क्या, कुछ आप जो भी सोच सकते हैं वो सब कुछ इस बारिश या इस सैलाब की वजह से मुमकिनात में से हुआ है। लेकिन इस पे आपका बस नहीं है, ये किसी के इख्तियार में नहीं था कि ये हो या ना हो, या इसके साथ हो और इसके साथ ना हो। ये मेरे रब के फैसले हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो इस हवाले से कर रहे हैं कि कभी कभी हमारी बेवकूफ़ी की वजह से, हमारी किसी हरकत की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम मंजिल से ठुकरा दिए जाते हैं। मंजिल के बहुत करीब पहुंच के, कामयाबी के बहुत करीब पहुंच के, हम खुद अपनी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। इस हवाले से आज मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो बड़े जल्दबाज होते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा ना, अभी जैसे हुनैन ने हमें मैसेज किया LOC से, और वो कहते हैं कि मैं मंजिल के बहुत करीब आके बोल्ड हो गया। मैंने इसकी 2 ट्रेजेक्टरीज बताई आपको कि ये लफ्ज़ पढ़ के, ये फ़िक्रा पढ़ के मेरे जहन में 2 क्या चीज़ें आई हैं। एक आया कि क्लीन बोल्ड हो गया, और एक बोल्ड ये आया कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लंट हो गया, बोल्ड हो गया, मैं फास्ट हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कभी किसी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। एक्साइटमेंट बढ़ जाती है तो उस एक्साइटमेंट की वजह से आप कुछ चीज़ें जल्दबाजी में करने लग जाते हैं। आप देखते हैं यार ये काम तो बस होने वाला है, ये काम तो तकरीबन हो गया, और जब आप ये देखते हैं, सोचते हैं, तो फिर आप जल्दबाजी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें गलत कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जिसकी वजह से जीती हुई गेम आपके हाथ से निकल जाती है। वो कुछ भी हो सकता है, वो रिश्ते हो सकते हैं, वो ताल्लुकात हो सकते हैं, वो कोई बिजनेस डील हो सकती है, वो आपकी एजुकेशन से रेलेवेंट कोई चीज़ हो सकती है, वो आपकी सेहत से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिश्ते, अक्सर लड़के लड़कियों का हम देखते हैं कि रिश्ते नहीं हो पा रहे होता है ना अक्सर ऐसे कि कोई लड़की है या कोई लड़का है, उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा। बहुत अरसे से घर वाले देख रहे हैं, ख़ानदान वाले देख रहे हैं कि कोई अच्छा रिश्ता मिले तो हम इसका फटाफट किसी जगह पे कर दें, और बहुत सारे इंतज़ार के बाद, कई साल गुजर जाने के बाद बाज़-औक़ात रिश्ता अच्छा नहीं मिलता। फिर अचानक से कहीं से एक रिश्ता आता है और आप लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि एक रिश्ता आया है, बज़ाहिर अच्छा लग रहा है, और उस अच्छे रिश्ते को जो बज़ाहिर दिखने में अच्छा लग रहा है, बस ठीक है, फटाफट जल्दबाजी में वो रिश्ता तय कर लेते हैं और निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, रुखसती हो जाती है। और उसके बाद एहसास होता है कि हमने रिश्ता करने में थोड़ी जल्दी की। अगर हम थोड़ा सब्र से काम ले लेते, थोड़ी सी तहकीक कर लेते, थोड़ा सा पता शता कर लेते, थोड़ा सा हिसाब लगा लेते,
अंदाज़ा लगा लेते। वही बात जो हमने शुरू में की कि इंसान अंदाज़ा लगाता है। हम थोड़ा सा परख लेते, देख लेते, अंदाज़ा लगा लेते तो शायद चीज़ कुछ बेहतर हो जाती, लेकिन हमने जल्दबाजी में ये क्या कर दिया, एक लड़की की या एक लड़के की सारी ज़िंदगी तबाह कर दी हमने उस जल्दबाजी में कि रिश्ता आया है तो फटाफट से चलो अब कर दो कर दो कर दो। यूँ होता है। अक्सर हम मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और करीब आके जब हमें सामने कुछ चीज़ें वाज़े तौर पे दिखाई देने लग जाती हैं तो हम बड़े ब्लंट और बोल्ड हो जाते हैं। हम कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं। इस्लामी तारीख में हम देखें तो हमें एक वाकया दिखाई देता है। सन 2 हिजरी का वाकया है गालिबन, और ग़ज़वा-ए ओहद का मौका है। कुरैश जो है वो हमला कर रहा है। ओहद का मुकाम है, ग़ज़वा-ए ओहद है, ओहद का मुकाम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े वाज़े अहकामात हैं, बड़े वाज़े उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं सहाबा कराम को कि आपने एक पहाड़ की साइड पे, जो कि पिछली साइड थी, वहाँ पे कुछ तीर अंदाज़ों को वहाँ पे रसूलुल्लाह ने वहाँ पे मुकर्रर किया हुआ था और उनसे कहा था, सख्ती से कहा था कि जब तक मेरे ऑर्डर ना आए, जब तक मैं ना कहूँ, आपने अपनी इस जगह से, अपने इस मोर्चे से नहीं हटना। चाहे आपको सामने मैदान जंग में फतह दिखाई दे या शिकस्त दिखाई दे, जब तक मेरे ऑर्डर ना आए तो आपने इस जगह से नहीं हिलना। सहाबा को ये वाज़े अहकामात थे, ऑर्डर्स थे। लेकिन क्या होता है कि ग़ज़वा-ए ओहद में मुसलमान जीत रहे होते हैं, कुफ़ार को, कुरैश को शिकस्त हो रही होती है और इसी असना में वो जो तीरंदाज जो एक पहाड़ पे अपना मोर्चा संभाले हुए होते हैं, वो देखते हैं कि अब तो बाजी पलट गई है, अब तो मुसलमान जो हैं वो फतह याब हो गए हैं, अब तो फतह नसीब हो चुकी है। तो वो इस खुशी में, इस जल्दबाजी में वो अपनी जगह छोड़ देते हैं और वो वहाँ से हट जाते हैं। वो जैसे ही हटते हैं तो कुफ़ार, उनको फटाफट से मौका मिल जाता है, वो मौके की ताक में होते हैं, उनको मौका मिलता है और वो पिछली साइड से एक वार करते हैं जो कि एक बड़ा कारी वार होता है, जिसकी वजह से मुसलमानों को उस ग़ज़वे में अच्छा खासा नुकसान होता है, भगदड़ मच जाती है और वो जो जीती हुई बाजी होती है, वो जो जीती हुई फतह होती है, वो अचानक से नाकामी में बदलने लगती है। और इसी असना में ये भी अफवाह उड़ जाती है कि खुदा न खास्ता हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो गई है। तो सहाबा में एक ये भी थोड़ी सी बेचैनी और ये भी थोड़ी सी बददिली सी फैल जाती है कि ये क्या अचानक से हो गया। एक अफवाह सी उड़ती है, एक क्योस होता है, अफरा तफरी का आलम होता है, लेकिन बहरहाल उसको बाद में मैनेज कर लिया जाता है, उसको बाद में टैकल कर लिया जाता है। लेकिन फिर बाद में जब इस चीज़ के असबाब को देखा जाता है, मामलात को देखा जाता है, तो आपको मालूम होता है कि आप फतह के बड़े करीब थे, बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन आपने अपने लीडर की बात नहीं मानी, आपने पैगंबर वक्त की बात नहीं मानी, आपने रसूल की बात नहीं मानी, आपने वाज़े अहकामात को रद्द कर दिया। सामने फतह को देखते हुए, सामने कामयाबी को देखते हुए आपने ये अज्यूम कर लिया कि शायद हम फतह याब हो चुके हैं और उसी जल्दबाजी में, उसी असना में एक अच्छी खासी जीती हुई जो बाजी थी वो बहुत ज़्यादा नुकसानात करा जाती है। इसी ग़ज़वा में हज़ूर पाक के दंदान शरीफ भी शहीद हो जाते हैं और कुछ चोटें वग़ैरह भी आती हैं। ये सब मुसलमानों की एक छोटी सी गलती की वजह से होता है, जो कि अपने लीडर की बात ना मानने की वजह से होता है और उसकी मेन रीज़न यही होती है कि यूँ लगता है कि जैसे कामयाबी मिल गई है, जैसे जंग जीत चुके हैं, जैसे फतह हो चुकी है, तो उसके खुमार में, जल्दबाजी में अपनी जगह छोड़ देते हैं। आज हम बेसिकली इसी मौजू पे बात कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसे होता है कि कामयाबी के बहुत करीब पहुंच के हमसे कोई ऐसी हरकत हो जाती है, कभी जल्दबाजी में या कभी किसी और रीज़न की वजह से, कि हाथ आई गेम जो है वो हाथ से निकल जाती है।
इसी हवाले से आज हम आपसे बात कर रहे हैं। आप आइएगा, अपने मैसेजेस, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फेसबुक के कुछ मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और उनका क्या क्या कहना है। अस्मा कौसर हैं हमारे साथ, सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। अनीशा रहमान हैं, सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मरीना बिलाल, थैंक यू सो मच, आप हमें वेलकम कहती हैं। हसनैन दाऊद हैं हमारे साथ, सलाम करते हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। आप मरी से हमें सुन रहे हैं। डीजे डी नाइस हमारे साथ हैं, इन्होंने क्या लिखा है, ओके आपने किसी और ज़ुबान में कुछ और लिखा है। अमल हबीब है हमारे साथ, सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम, हमें वेलकम कहती हैं, बहुत शुक्रिया जी। हसनैन दाऊद कहते हैं कि दिल की किताब का निसाब तुमसे है, मैं सवाल हूँ जवाब तुमसे है, मेरे खुलूस पर एतराज़ मत कर, मेरी नीयत का दारो मदार तुमसे है। वाह वाह। अच्छा जी, अनीसा कहती हैं कि ज़िया भाई आपकी आवाज़ बहुत मिस करती हूँ, पूरा वीक में एफएम ट्यून नहीं करती, यू आर टॉप ऑफ द टॉप आरजे। चलें, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है कि आप भी ऐसा समझती हैं। आपको पता है कि आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग बिल्कुल ऐसे ही समझते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप ऐसा समझते हैं। अच्छा जी, अस्मा कौसर कहती हैं ब्यूटीफुल शो, मिस यू भैया। ओके, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ सज्जाद अली लाडला कहते हैं कि वेलकम टू द शो, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, माशाल्लाह, नाइस वॉइस एंड हमेशा की तरह। ओके, थैंक यू सो मच। ये कुछ मैसेजेस थे जो कि हमें मौसूल हुए फेसबुक पे। साइमा रफ़ीक हैं 4471 पे मैसेज करती हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे ज़ियान, जो आपके शो का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त होता है, माशाल्लाह, बहुत शौक से सुनती हूँ, एक्सेलेंट जॉब, सुपर्ब शो ऑलवेज, थैंक यू सो मच साइमा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, सुन रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मंजिल के करीब पहुँच के हमसे कोई ऐसी बेवकूफ़ी सरजद होती है कि जिसकी वजह से हम अचानक से नाकाम हो जाते हैं। आपके साथ क्या कभी कुछ इस तरह से हुआ? कभी कोई ऐसा हुआ हो जो आपने सोचा हो, आपने देखा हो, आपके साथ इस तरह से एक्सपीरियंस हुआ हो? कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे इर्द गिर्द कुछ चीज़ें लोगों के साथ होते हुए हम देखते हैं। समझदार इंसान वही होता है कि हर चीज़ को वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करता, हर चीज़ का खुद तजुर्बा नहीं करता। वो अगर कहीं से होता हुआ देखे तो उससे कोई ना कोई सबक लेने की कोशिश करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जल्दबाजी में कोई डील क्रैक करते करते उस डील को ख़राब कर देते हैं। ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। कभी कभी हम कोई चीज़ ख़रीदने जाएं और बार्गेनिंग करते वक्त हम जल्दबाजी में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं दुकानदार को कि वो चीज़ मुमकिन होती है उस प्राइस पे, उस डील के ऊपर ख़रीदना, लेकिन हम अपनी जल्दबाजी की वजह से या अपनी कुछ चर्ब ज़ुबानी की वजह से या बद ज़ुबानी की वजह से हम वो बनी बनाई डील ख़राब कर देते हैं। एक चीज़ 1000 रुपये की है, हम कहते हैं कि जी ये 600 रुपये, और हमें लगता है कि वो शख्स जो है वो 1000 रुपये जो कह रहा है वो 600 रुपये के ऊपर मान रहा है, बिल्कुल मान रहा है। लेकिन फिर हम डील करते हुए, बार्गेनिंग करते हुए, हमें लगता है कि अब वो हो जाएगी, हमारी डील क्लोज हो जाएगी, हमसे कोई बाज़-औक़ात ऐसी बात मुंह से निकल जाती है कि अगले बेचने वाले शख्स को बड़ी नागवार गुजरती है और वो उसको अपनी अना का मसला बना लेता है। फिर वो कहता है कि भाई हुण तो मैनू 1200 रुपये भी देवे ना, 2000 भी देवे, तो मैं तेनू यह चीज़ नहीं देनी। और कोई और शख्स आपके सामने ही आता है और वो चीज़ बाजू का 400 रुपये में, 300 रुपये में भी ले जाता है। वो कहता है मैं इस बंदे को दे दूंगा 300 रुपये की, 400 रुपये की, लेकिन तुझे तो मैं अब 1000 रुपये की भी नहीं दूंगा। होता है। मेरे ख्याल से हर किसी के साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी एक दफ़ा इस किस्म का वाक़या ज़रूर हुआ होगा। कि अपनी कम अक्ली की वजह से, अपनी बदज़ुबानी की वजह से
जल्दबाजी की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से हम अपनी ही कोई ऐसी बोंगी मार जाते हैं, कोई ऐसी गलती कर जाते हैं कि अच्छी खासी डील ख़राब हो जाती है। खैर जी, बातचीत के सिलसिले यकीनन चलते रहेंगे। एक गाने की तरफ बढ़ते हैं और गाना कौन से वाला प्ले किया जाए। ये गाना प्ले करते हैं। आजकल टिकटॉक पे इसका एक स्पेसिफिक म्यूज़िक भी बड़ा बज रहा है और इसके एक स्पेसिफिक एक म्यूज़िक आता है, उसके ऊपर अक्सर लोगों ने कुछ तहरीरें शेयर की होती हैं, बाज़-औक़ात कुछ वॉइस ओवर या कुछ अशार शेयर किए होते हैं। तो इसका म्यूज़िक मैंने सुना, मुझे बड़ा मज़ेदार लगा। मैंने सर्च किया, यार सुने तो सही कौन सा गाना है। तो पता चला कि रिसेंटली अभी कोई ड्रामा चल रहा था, उसका ये ओएसटी है, राहत फ़तेह अली खान ने गाया है। सुन मेरे दिल, आप भी सुनिएगा। बड़ा लाइट सा, खूबसूरत सा, मज़ेदार सा गाना है। इस गाने के बाद मिलते हैं। मेरा नाम ज़िया अंजुम है। इस गाने के बाद आते हैं, फिर बातें करते हैं। साथ साथ रहिएगा। ओके जी, वेलकम बैक। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम हरफ़े जुनू में। मेरा नाम ज़िया अंजुम है। अगर आज आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। आपके मैसेजेस को हम शामिल करते हैं। मरवा मुल्तान से कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम स्वीट भैया जी। इंसान कभी उजलत की वजह से हारता है तो कभी वक्त और बख्त एक साथ ना होने की वजह से मंजिल से दूर हो जाता है। मेरी दुआ है स्वीट भैया कि आपका वक्त और बख्त हमेशा एक साथ रहे और कभी भी पुरनम लम्हा आपके करीब भी ना पहुंचने पाए। आमीन सुम आमीन। आपकी बहना मरवा। थैंक यू सो मच मरवा कि आप हमारे साथ हैं। बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे लिए की। और वाकई कभी हम वक्त से हारते हैं, कभी हम बख्त से हारते हैं, लेकिन हम हमेशा वक्त और बख्त से नहीं हारते। हम अक्सर, बल्कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर हम अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से भी हारते हैं। बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे दुख ज़िंदगी में हमारे अपने खुद के पैदा किए गए होते हैं। बहुत सारी चीज़ों का शिकार हम खुद अपनी वजह से हुए होते हैं। हर चीज़ जो होती है उसको वक्त पे या वक्त पे नहीं टाला जा सकता। हर चीज़ को ये कह के रद्द नहीं किया जा सकता कि यार ये तो किस्मत में ही ऐसा था, हमारी किस्मत ही ऐसी थी। बल्कि अल्लाह ताला जो हैं वो खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं एक जगह पे, वो कहते हैं कि और तुम तक जो कुछ मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का बदला है और वो तो बहुत सी बातों को दरगुजर फरमा देता है। सूरह शूरा की ये आयत का तर्जुमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कुरान मजीद में, जिस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और तुम तक जो कुछ मुसीबत पहुंचती है वो खुद तुम्हारे हाथों के करतूत का बदला है और वो यानी रब्बुल इज़्ज़त तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा देता है। तो ऐसे होता है। अगर आप ज़िंदगी को थोड़ा सा क्रिटिकली होके देखें, थोड़ा सा न्यूट्रल होके देखें, थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें। हमने शुरू में जो बात की ना कि कभी-कभी हम बहुत सारी चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं। हम बहुत सारे दूसरे लोगों को देख के ये अंदाज़ा लगा देते हैं कि आगे आने वाला इसका कल कैसा होगा। उसकी वजह यही होती है कि जब हम उसके हालात देखते हैं, उसके मामलात देखते हैं, उसकी ज़िंदगी गुजारने का रहन सहन का तरीका देखते हैं, उसकी सोच देखते हैं, उसकी फ़िक्र देखते हैं, उसका फ़लसफ़ा हयात देखते हैं, उसकी तरजीहात देखते हैं, तो हमें मालूम होता है कि ये शख्स कहाँ को जाएगा। आप किसी मुआलिज के पास जाएँ ना, किसी डॉक्टर के पास जाएँ, तो डॉक्टर के पास भी जाने के जब आप उसके पास जाते हैं किसी बीमारी को लेके, तो वो डॉक्टर आपको ये नहीं कहता कि ये बीमारी तेनू रब वल्लों आई है, बल्कि वो डॉक्टर कहता है कि ये बीमारी तुम्हारी बद परहेजियों की वजह से आई है। तुमने क्योंकि ज़िंदगी में इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया, इस तरह से जैसे ज़िंदगी को गुजारना चाहिए था
वैसे तुमने नहीं गुजारा। तुमने बहुत सारी बेएहतियातियाँ की, तुमने बहुत सारी लापरवाहियाँ की, जिसकी वजह से अब तुम्हारा जिस्म एक अरसे के बाद, एक मुद्दत के बाद ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसको ये ना कहो कि ये बीमारी, ये चीज़ तुम्हारी किस्मत में थी, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी का जो एक लाइफस्टाइल था वो कुछ इस किस्म का था कि जो सबब बना है तुम्हारी वो बदपरहेजियाँ, वो बेएहतियातियाँ, तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका सलीका, खाने पीने की रूटीन, उठने बैठने जागने, वर्जिश करने, हर चीज़ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है तुम्हारी इस सेहत से। तो ये कह देना कि मैं जो बीमार हुआ हूँ या मुझे ये कोई बीमारी आई है या ये कोई सिलसिला हुआ है, ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, सिर्फ ऐसा नहीं है। गो कि जो चीज़ होती है वो रब की तरफ से होती है, लेकिन वही जैसे अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि तुम तक जो मुश्किलात पहुंचती हैं वो तुम्हारी अपनी वजह से होती हैं। आप किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं ना, और जब आप उसको बताते हैं कि यार मैं इन नफ्सियाती मसाइल से गुज़र रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आप एंजाइटी का शिकार हैं, आप बहुत सारे ऐसे नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं कि आपको समझ नहीं आती कि इसका वे आउट क्या हो सकता है, क्या चीज़ हो सकती है, तो वो जो नफ्सियाती मुआलिज होता है वो आपको आप ही की ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करके बताता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये मामलात, ये चीज़ें ऐसी थीं कि जिनकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी पे ये असरात मुरतब हुए हैं। और वो असरात जो होते हैं वो ज़हनी असरात होते हैं, वो मेंटल स्ट्रेसेस होते हैं, वो नफ्सियाती मामलात होते हैं जो डायरेक्ट तुम्हारे जहन के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। कुछ चीज़ें आपकी बॉडी पे असरअंदाज हो रही होती हैं, आपको फिज़िकली जो है वो डिस्टर्ब कर रही होती हैं, कुछ चीज़ें आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही होती हैं। आप किसी मौलिज के पास जाते हैं तो वो आप ही की ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें निकाल के बताता है कि यार ये तेरी वजह से हुआ है। हर चीज़ को वक्त पे और वक्त पे नहीं टाला जा सकता। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि ये मुश्किलात तुम्हारी अपनी वजह से हैं। मैं तो दरगुजर करता हूँ, दरगुजर फरमाता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं उनको कंसिडर नहीं करता, लेकिन फिर भी ये जो कुछ है ना, ये तुम्हारा अपना पैदा किया हुआ है। हम असल में उस तरह से देख नहीं रहे होते, हम असल में उस तरह से बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस नहीं कर पा रहे होते, और हमें लगता है कि शायद हमारी किस्मत ख़राब है। अक्सर हमारी किस्मत नहीं, हमारा दिमाग ख़राब होता है। दिमाग ख़राब होने से मुझे एक वाक़या याद आता है, बड़ा ज़बरदस्त सा एक वाक़या है। मेरे ख्याल से 1825 की कोई बात है, यानी आज से तकरीबन कोई 250 साल पुरानी एक बात है ये, 200-250 साल पुरानी बात है। रूस का इलाका था, रशिया का, और रशिया में कोई हुकूमत बदली और एक नया हुक्मरान आया। और जब भी हुकूमतें बदलती हैं तो जो एंटी गवर्नमेंट जो लोग होते हैं वो एहतजाज करते हैं, वो बगावत करते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। तो क्या होता है कि हुकूमत बदलती है, एक नया बादशाह आता है, एक नया प्रिंस आता है, और वो आके हुकूमत करता है, हुकूमत को पकड़ता है। वो देखता है कि जगह जगह जो है वो बगावत हो रही है, बहुत सारे ग्रोह जो हैं वो मिल के यकजा हुए हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुक्मरान के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत कर रहे हैं, ऐलान बगावत कर रहे हैं, और अपने अपनी कैपेसिटी के अंदर वो मुख्तलिफ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हुकूमत गिरे या हुकूमत नाकाम हो या हुकूमत को ज़िक पहुँचे। तो वो हुक्मरान क्या करता है कि अपनी जो अफवाज होती हैं उनको ट्रेस आउट करवाता है, और इसी तरह से एक जो बागी ग्रुप होता है उसके एक लीडर को गिरफ़्तार करवा लेता है, उसके रहनुमा को गिरफ्तार करवाता है और उसको फांसी का हुक्म दे देता है। वो शख्स जो बागी लीडर होता है उसकी फांसी का दिन आता है और फांसी के वक्त पर उसको तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया जाता है। उसके चेहरे पे एक काला कपड़ा डाला जाता है, उसके गिर्द जो है वो फांसी के गले में फांसी का फंदा डाला जाता है, और साइड पे जिल्लाद खड़ा होता है। वो उसको कहता है कि कोई दुआएं वगैरह मांगनी है तो मांग लो। वो दिल ही दिल में दुआएं वगैरह मांग रहा होता है, इतने में जो जल्लाद होता है वो फांसी का जो लिवर होता है वो खींच देता है और जो तख्ता नीचे से खुल जाता है और उसको फांसी
होने ही लगती है कि अचानक से जो फांसी वाली रस्सी होती है वो टूट जाती है, और रस्सी टूटने की वजह से उसको वो नीचे गिर जाता है और उसकी फांसी जो है वो नहीं होती। वो नीचे गिरता है, सबसे पहले तो उसको ख़्याल आता है कि शायद वो मर गया है, लेकिन फिर देखता है कि नहीं, वो अभी तक सही सलामत है, ज़िंदा है। उसके औसान जो हैं उनको यकजा करता है। सामने एक बड़ा जमे गफ़ीर होता है लोगों का, जो वो उस बागी को तख्ता-ए-दार पे लटकते देखने के लिए आए हुए होते हैं। वो जब थोड़ा सा बहाल होता है, वो देखता है लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि वो एक बागी लीडर होता है, तो उसको समझ नहीं आती कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो यहाँ पे वो फिर एक तारीख़ी जुमला बोलता है। वो तारीख़ी जुमला ये बोलता है कि ये रूस वालों को तो सही तरह से रस्सियाँ भी नहीं बनानी आती, देख लो इनका क्या हाल है, ये क्या खाक हुकूमत करेंगे। इस किस्म के वो अल्फाज बोलता है। तब क्या होता था कि अगर कभी कुछ इस तरह से फांसी के वक्त किसी के साथ कुछ इस तरह का वाक़या हो जाए, तो उस वक्त की हुकूमतें ये समझती थी कि शायद ये अल्लाह की तरफ से, या वो जिस भी रब को माबूद मानते हैं उसकी तरफ से ये पैगाम है कि इस शख्स को जो है वो बचा लिया जाए, इसको फांसी ना दी जाए। और उसके साथ रियायत बरती जाती थी कि शायद कुदरत ही नहीं चाहती कि इसकी मौत वाक़ई हो, या इसको फांसी हो, या ये मर जाए। उन वक्तों में ये इस किस्म के कुछ कॉन्सेप्ट्स राइज थे। बादशाह भी उस वक्त मौजूद था, करीब ही था। बादशाह के पास एक बंदा गया, उसने कहा कि उसको हम फांसी देने लगे थे, और फांसी देते वक्त उसकी रस्सी जो थी वो टूट गई और उसको फांसी नहीं हो सकी। बादशाह को ख़्याल आया कि ज़रूर कुदरत ये इशारा दे रही है कि इसको फांसी नहीं देनी चाहिए। वो उसके माफ़ीनामे पे दस्तखत करने ही लगता है बादशाह, कि वो उसी पैगाम लेके आने वाले से पूछता है कि उसने ये जब उसकी रस्सी टूटी तो उसने कुछ अल्फाज बोले, उसने कुछ कहा। तो वो जो पैगाम पहुंचाने वाला होता है, एलची, वो कहता है कि जी हाँ, बादशाह सलामत, उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सियाँ भी नहीं बनानी आती, ये क्या खाक हुकूमत करेंगे। जब वो ये सुनता है तो वो कहता है कि नहीं, इसको फांसी बनती है। और फिर क्या होता है कि अगले दिन उसको दोबारा से फांसी होती है और फिर रस्सी नहीं टूटती। कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी बद जुबानी की वजह से, बद कलामी की वजह से अच्छी खासी बनी बनाई गेम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आपको कुदरत चांस दे रही होती है, आपको रब चांस दे रहा होता है, जिंदगी आपको मौके दे रही होती है, मंजिल के इंतहाई करीब पहुंच चुके होते हैं, बाजुकात मंजिल तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन आप अपनी बद जुबानी की वजह से, बद कलामी की वजह से, अपनी गंदी और बुरी जुबान की वजह से, अपनी लंबी जुबान की वजह से, अपनी जुबान पर काबू ना रखने की वजह से जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं या उस मंजिल से ठुकरा दिए जाते हैं। वो शख्स जिसका ये वाक़या आज तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, अगर वो उस वक्त ये अल्फाज ना बोलता कि रूस को तो रस्सियां तक नहीं बनानी आती, ये उसकी एक बद कलामी थी। उसको मालूम था कि अब मुझे, क्योंकि रस्सी टूट चुकी है तो अब मेरी बख्शिश हो जाएगी, क्योंकि इस रूल को वो भी जानता था कि अगर इस तरह तख्ता-ए-दार पे कोई बच जाए तो फिर उसको दोबारा से फांसी नहीं होती। ये रूल उसको मालूम था, लेकिन इसी ओवर कॉन्फिडेंस में, इसी बद जुबानी में, इसी एक्साइटमेंट में कि मैं तो बच गया, मैं तो अब कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं तो अब कुछ भी बकवास कर सकता हूँ, अपनी ही ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। हम लोग भी कभी कभी ऐसे करते हैं, अक्सर लोग ऐसे करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, एक मुकाम तक पहुँचते हैं, लेकिन एक मुकाम तक पहुँचने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं कर पाते, शोखे हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, या न जाने क्या हो जाते हैं, उनकी कोई मत मारी जाती है और उनके मुंह से, उनकी ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज अदा हो जाते हैं
इसी तरह का मिलता जुलता एक वाकया कुछ दिन पहले मैंने एक जगह पे देखा। एक घर में कुछ मेहमान आए और बड़े अरसे बाद वो मेहमान आए। खानदान के बड़े थे, बुजुर्ग थे। वो जिन साहब के घर में आए, उन साहब ने उन मेहमानों की, अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की बड़ी आओ भगत की, बड़ी तवाज़ो की, बड़ी खिदमत की। बड़े अरसे बाद आए थे। वो जो उनके घर मेहमान आए थे वो बड़े खुश थे कि यार ये देखो, ये जो हमारा बरखुरदार है, ये जो हमारे ख़ानदान का रोशन चिराग है, कितना फर्माबरदार है, कितना ज़बरदस्त इंसान है, किस तरह से बड़ों की खिदमत कर रहा है। जिन दिनों वो जाने वाले थे, वापस जाने वाले थे, अचानक से उस बंदे को क्या हुआ कि वो अपनी ज़ुबान पर काबू ना पा सका। होते हैं बाज़-औक़ात, आपको बड़ों से भी शिकवे होते हैं, गिले होते हैं। बाज़-औक़ात कुछ बातें होती हैं, हर जगह पे कोई ना कोई बातें होती हैं, दिल में होती हैं, चीज़ें होती हैं। कोई गिले शिकवे होते हैं जो बाज़-औक़ात हम नहीं करते, या उनको वो गिले शिकवे करने का कोई मौका या महल होता है। लेकिन वो क्या था कि वो काफ़ी दिन उनकी खातिर तवाज़ो करने के बाद, बहुत सारी खिदमत करने के बाद, आखिरी दिन जिस दिन उन्होंने जाना था, वापस जाना था, उसकी कुछ तल्ख़ कलामी होगी अपने उन बड़ों से, उन बुज़ुर्गों से। और उस तल्ख़ कलामी में उससे कुछ ऐसी बातें कही गईं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे जुमले, कुछ ऐसे फ़िक्रे, कुछ ऐसी बदकलामी, कुछ ऐसी बदज़ुबानी हो गई कि वो जो उसने 1 हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन जितनी भी उनकी बड़ों की खिदमत की थी, एनर्जीज़ लगाई थी, पैसा लुटाया था, भरपूर उसने फुल खातिर तवाज़ो की थी, वो सारी की सारी उस 15-20 मिनट या आधे घंटे में जो भी उनकी आपस में टॉक शॉक रही, उसमें वो सारी की सारी गारत हो गई। अब जब वो उसके घर से वापस आए तो वो हर किसी को जाके ये नहीं बता रहे कि उसने 10 दिन हमें कितने आराम से, कितने सुकून से, कितने बेहतरीन अंदाज में हमें अपने घर में रखा, बल्कि वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जाते जाते उसने क्या क्या कुछ हमें कहा, या किस किस किस्म की बातें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कही। तो कभी कभी होता है कि आप अपनी बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी कामयाबियों, बहुत सारे अहदाफ, उनको मंजिल के करीब पहुंचते हुए ज़ाया कर देते हैं। कभी जल्दबाजी से, कभी बदज़ुबानी से, बदकलामी से, कभी नाशुक्री से। ऐसा होता है ना। और तुमको जो कुछ मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने ही हाथों के करतूत का बदला है, और वो तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा देता है। गौर कीजिएगा इस बात पे। कभी कभी आसपास ज़िंदगी में इधर उधर गौर करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में होने वाले बहुत सारे वाक़यात पर गौर करने की ज़रूरत होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, और हमारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर लें, थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश कर लें, तो यकीन जानिए और किसी की नहीं, हमारी अपनी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन इंसान बड़ा नासमझ है, बड़ा जल्दबाज है, नहीं समझता। सुनते रहिए, साथ साथ रहिए FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। इस खूबसूरत से गाने के बाद दोबारा मुलाकात होती है। आपके मैसेजेस, आपकी फीडबैक का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा।
जी जनाब, आपके कुछ मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब तक हमें और किस किस के मैसेजेस आ चुके हैं। हुनैन फ्रॉम एलओसी कहते हैं कि भाई बोल्ड मतलब क्लीन बोल्ड। ओके, हुनैन ने हमें दोबारा से मैसेज किया है और उन्होंने वजाहत की है अपने बोल्ड लफ्ज़ की। वो कहते हैं कि बोल्ड मतलब क्लीन बोल्ड, वजह व्हीकल स्पीड की वजह से मेरा साथी गिर गया और वो ज़ख्मी हुआ और मुझे पनिश में आउट प्रमोशन किया गया, पनिश में आउट ऑफ प्रमोशन किया गया। ओके, आप एलओसी पे थे और आप किसी टास्क पे थे और एक थोड़ा सा मिसहैप हुआ आपका, जिसकी वजह से आपको, ठीक है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान जानबूझ के नहीं करता। जो चीज़ें जानबूझ के नहीं की जाती ना, वो गलती के ज़ुमरे में नहीं आती। गलती तो वो होती है जो आपको मालूम होता है कि ये काम गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए, ये रूल्स के रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ है, ये अहकामात के ख़िलाफ़ है, इंस्ट्रक्शंस के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो मॉरली हो, चाहे वो एथिकली हो, चाहे वो कोई ऑफिशियल ऑर्डर्स हों। तो एक चीज़ आपको जानबूझ के पता है कि ये नहीं करनी चाहिए और फिर भी आप वो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपने गलती की है। अब उसकी शिद्दत कैसी है, उसकी नोयत कैसी है, संगीनी कैसी है, कि वो किस हद तक बड़ी या किस हद तक छोटी गलती है, ये बाद में उस चीज़ का तयन किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो फ़्लो में हो रही होती हैं, आपको नहीं मालूम होता, आप एक अंदाज़ा लगाते हैं और अंदाज़ा लगाते लगाते आपसे कुछ गलती हो जाती है। जैसे बाज़ औक़ात ऐसा क्या होता है कि हमें हमारे रोड्स के ऊपर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ एक्सीडेंट्स तो वाक़ई किसी की गलती की वजह से होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जा रहे होते हैं और आप कोई ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, आपने स्पीड की एक लिमिट है, आप उस स्पीड से ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं, आप ओवर स्पीड हो जाते हैं। एक ऐसी लेन है जहाँ पे चलना आपके लिए ठीक नहीं है, आप उस लेन में चलते हैं, आप कोई ऐसी ओवरटेक करते हैं, आप कोई इशारा तोड़ देते हैं या कोई ऐसी हरकत करते हैं जो कि बाकायदा आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस की पासदारी नहीं की, तो उसकी वजह से अगर कोई हादसा दरपेश आता है तो वो तो बाकायदा गलती कहलाएगा या वो जुर्म भी कहलाया जा सकता है कि आपसे एक जुर्म सरजद हुआ है। आपको मालूम था कि ये काम नहीं करने वाला, लेकिन आपने जुर्म किया है और आपसे वो गलती हुई है, जानबूझ के हुई है, इंटेंशनली हुई है। लेकिन एक ये चीज़ है कि आप रोड पे जा रहे हैं, दो शख्स रोड पे जा रहे हैं और रश आवर्स हैं या बारिश का मौसम है या कोई भी सिचुएशन हो सकती है और दो लोग जाते जाते अंदाज़ा लगाने में दोनों से गलती हुई है और उस अंदाजे में कि आपने अंदाज़ा लगाया कि मैं यहाँ से ब्रेक लगाऊंगा तो मेरी ब्रेक लग जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ कि आपसे अंदाजे से गलती हुई और आपसे वैसी ब्रेक नहीं लग सकी, या कोई भी आपने सोचा कि मैं यहाँ से इस स्पीड के ऊपर मोड़ काट लूँगा, लेकिन आपसे वो मोड़ नहीं काटा गया, या कोई ऐसी चीज़ होगी जो नादानी में हुई, दानिस्ता नहीं हुई, आपने जानबूझ के नहीं की और आपको उस चीज़ का इदराक भी शायद नहीं था, मौके पे सिचुएशन कुछ ऐसी बनी, तो वो गलती के ज़ुमरे में नहीं आएगी, वो गुनाह के या जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो जाता है। बाज़ औक़ात ख़वातीन जो हैं घर में सब्ज़ी काट रही होती हैं और सब्ज़ी काटते काटते ज़रा सा अंदाज़ा गलत होता है और हाथ पे ही छुरी का एक टक लग जाता है, तो वो गलती से नहीं हुआ, वो एक अंदाज़ा गलत बैठ गया, जानबूझ के नहीं किया, इरादतन नहीं किया। अगर इरादतन अगर कोई इस तरह करता तो क्यों अपने आप को नुकसान पहुंचाता। अक्सर लोग काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करने वाले मज़दूर होते हैं, काम करने के दौरान बहुत सारी चोटें लग जाती हैं, कोई काम ख़राब हो जाता है, तो वो जानबूझ के नहीं होता। आज हम स्पेसिफिकली उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो बाज़ औक़ात आप जानबूझ के करते हैं।
जो आपकी बाकायदा गलती होती है। आज हम गलतियों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपने तदब्बुर से काम नहीं लिया, आपने सब्र से काम नहीं लिया, आपने ठहराव से काम नहीं लिया, आपने जल्दबाजी कर दी। आप मौके से पहले ही, वक्त से पहले ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। होता है ना ऐसे। कुछ लोग एक गलती बाजुकात ये भी करते हैं, कोई काम होने वाला होता है ना, जब वो देखते हैं कि पहले बड़ी खामोशी के साथ वो काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, कोशिश भी कर रहे होते हैं, स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं, और कामयाबी भी उनको मिल रही होती है, और आहिस्ता 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 वो कामयाबी के बड़े नज़दीक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब बड़ा नज़दीक पहुंचते हैं ना कामयाबी के, जब काम की तकमील उनको नज़र आ रही होती है, तो फिर ना एक एक्साइटमेंट होती है कि यार देखो मैं कितना करीब पहुंच गया, यार ये तो मेरी बड़ी अचीवमेंट है। तो बाज़ुकात आप वक्त से पहले जीत का ऐलान कर देते हैं। आप वक्त से पहले ऐलान कर देते हैं कि ये देखो ये तो मैंने कर दिया, हालांकि अभी उसको होने में थोड़ा सा वक्त बाकी होता है। अभी वो काम मुकम्मल तौर पे हुआ नहीं होता। जैसे अक्सर आपने देखा है इलेक्शंस हो रहे होते हैं इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस में अभी जो फाइनल नताइज होते हैं वो नहीं आए होते, लेकिन कुछ पार्टीज़ ऐसी होती हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं यार अब तो हम जीत ही गए हैं, और वो फाइनल रिज़ल्ट आने से पहले पहले वो जीत का ऐलान कर देते हैं। मिठाइयाँ तकसीम होने लग जाती हैं कि देखो भाई हम तो फतहयाब हो गए, हम तो जीत गए। इसी तरह से बहुत सारे मामलात में ऐसे होता है कि कुछ लोग जल्दबाजी में पहले ही ऐलान कर देते हैं। जब पहले ही ऐलान कर देते हैं ना, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ लोग जो आपके मुखालिफ होते हैं, इससे पहले हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा अलर्ट ना हों, वो बहुत सारी चीज़ों से गाफिल हों, बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किए हुए हों, जब तक कि आप जीत नहीं जाते। लेकिन जब आप वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ों का ऐलान कर देते हैं ना, अभी वो काम हुआ नहीं है लेकिन आपने ऐलान कर दिया, तो फिर वो जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो जो आपके हासिद होते हैं, वो लोग जो नहीं चाहते कि आप कामयाब हों, वो फिर अपनी गेम्स चलाते हैं, वो फिर कोई सियासत करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि फिर आपकी जो वो प्रमोशन होनी होती है ना वो प्रमोशन रुक जाती है। आपने देखा होगा अक्सर इदारों में एक बंदा है, बड़ा खुश फिर रहा है, जी बस 3-4 दिन रह गए हैं, हफ्ता रह गया है, मेरी प्रमोशन होने वाली है, और जनाब जी वो हर जगह पे बताता फिर रहा है, लोगों से मुबारकबादें वसूल कर रहा है। 1-2 लोगों को तो उसने ट्रीटें भी दे दी। जैसे ये बात पता चलती है कुछ शरीकों को, वो जनाब जी साथ ही मुतहर्रक होते हैं, वो अंदर खाते फिर अपनी डोरें हिलाना शुरू करते हैं, और वो जो उस बंदे की प्रमोशन होनी होती है वो रुक जाती है। आप देखते हैं ख़ानदानों में बाज़ औक़ात कुछ रिश्ते हो रहे होते हैं, अभी रिश्ता हुआ नहीं होता, लेकिन रिश्ता होने से पहले आप ऐलान कर देते हैं कि जी ये देखें हमने रिश्ता कर दिया या ये मामला कर दिया। तो क्या होता है कि फिर कुछ जो हासिदीन होते हैं, जो नहीं चाहते कि ऐसा हो, या जिनको आप कह लें कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो फिर कहते हैं कि नहीं ये विन, ये फ़तेह तो हमारे हिस्से में आनी चाहिए। वो आपकी फ़तेह को खींचने की कोशिश करते हैं, और ये ऐलान बाज़ औक़ात आपको बड़ा महंगा पड़ता है। आप बाद में फिर सोचते हैं कि यार काश मैं कुछ घंटे सब्र कर लेता, मैं 2 दिन सब्र कर लेता, मैं 1 हफ़्ता बस सब्र कर लेता, जहाँ पे मैंने इतनी मेहनत की थी, इतना कुछ किया था। मुझे ये बात अभी डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए थी। होता है ना, बिल्कुल होता है। बहुत सारे ताल्लुकात में ऐसे होता है, बहुत सारे रिश्तों में ऐसे होता है, बहुत सारी बिजनेस डील्स में ऐसे होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में ऐसे होता है। हर जगह पे पावर प्ले किया जा रहा होता है, पावर की गेम चल रही होती है। हर जगह पे हर बंदा चाह रहा होता है कि ये तरक्की, ये कामयाबी, ये हदफ उसके हिस्से में आए। और तो और
कुछ लोग तो बाज़-औक़ात साज़िशें करते हैं, कुछ लोग तो बाकायदा प्लानिंग करके आपको हराने की कोशिश करते हैं। बाज़-औक़ात आपको नज़र लग जाती है। नज़र बड़ी बरहक चीज़ है। कभी-कभी कामयाबी के बाद भी और कभी-कभी कामयाबी से पहले भी जब आप ऐलान करते हैं कि यार ये देखो, तो फिर क्या होता है ना कि कुछ लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। और नज़र अगर किसी को लग जाए, ओए होए होए होए, बड़ी बुरी चीज़ है ये नज़र। अल्लाह माफ़ करे, किसी की नज़र ना लगाए। बाज़ औक़ात अच्छी नज़र भी होती है, अच्छी नज़र भी लग जाती है बाज़ औक़ात। हम किसी को देखते हैं, किसी को देख के हम रश्क करते हैं, लेकिन हम सुभान अल्लाह नहीं कहते, हम शुक्र नहीं अदा करते, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते। कहीं न कहीं वो एक ऐसी चीज़ आती है, एक ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जाके किसी ऐसी फ्रीक्वेंसी से टकराती है कि चीज़ें एकदम से जो हैं वो बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। बहरहाल जी, कोमल मकबूल हैं हमारे साथ, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा फेवरेट ओएसटी प्ले किया, नाइस टॉपिक, थैंक यू। कोमल मकबूल कहती हैं सर, आप वीक में 2 बार ऑन एयर आ सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है सर? पूरा वीक वेट करना पड़ता है सर। अभी पिछले महीने तक हमारे वीकली 3 प्रोग्राम्स ही हो रहे थे, एक ये ट्यूसडे वाला, एक फ्राइडे को और एक मंडे को, 3 प्रोग्राम्स थे। लेकिन अभी इस महीने से, सितंबर से कुछ चेंजिंग्स आई हैं, कुछ रद्दो-बदल की है और वो बेहतरी के लिए की गई है। तो अभी फ़िलहाल जो है वो एक ही प्रोग्राम होगा। हो सकता है कि शायद वीकली 2 या 3 दोबारा से प्रोग्राम्स हो जाएं, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी फाइनल नहीं है। अभी तो तकरीबन पिछले कोई 5-6 महीनों से 3-3 प्रोग्राम्स ही हो रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही प्रोग्राम होगा। देखते हैं कि ये सिलसिला कब तक चलता है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कोमल, थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया। इसके साथ-साथ हमारे साथ मौजूद हैं राहील, हमारे साथ मौजूद है। राहील, थैंक यू सो मच। राहील मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, जिगर है, बडी है, और आज शायद बहुत अरसे के बाद वो मुझे सुन रहा है। कहता है लिसनिंग योर शो, गुड टॉक। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। नौशीन हमारे साथ हैं, नौशीन थैंक यू सो मच। आतिफ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्रुख, रियाज और सिद्दीकी हमें सुन रहे हैं। जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे साथ मसूद रज़ा हैं। मसूद रज़ा आपका बहुत शुक्रिया, आपके भी मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। किंग फ़ज़ल ख़ान कक्कड़ हमारे साथ हैं और हमें वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। कोयटा से आप हमें सुन रहे हैं। अस्मा कौसर आपका बहुत शुक्रिया। अस्मा कहती हैं कि अच्छा, आपने कुछ दुआएं भेजी हैं, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, थैंक यू सो मच। अनीसा कहती हैं कि वो मिला जो सदियों के बाद भी मेरे लिए, वो मिला जो सदियों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल था। क्या बात है जी। फैसल अब्बास हैं, सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। लाहौर से आप हमें सुन रहे हैं। नैयर शहजाद सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं माशाल्लाह वेरी नाइस शो, आई एम लिसनिंग फ्रॉम यमन, थैंक यू, आप हमें यमन से सुन रहे हैं। इसके अलावा उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सुन रहे हैं। आपके मैसेजेस, आपकी फीडबैक हम तक पहुंच रही है। कॉल्स का सिलसिला कुछ गड़बड़ सा है, हम शायद ऑफ एयर कॉल्स तो ले सकते हैं, लेकिन ऑन एयर कॉल्स अभी फ़िलहाल नहीं ले सकते। तो आप हमें ऑफ एयर कॉल्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ऑफ एयर कॉल्स को भी अटेंड कर सकूं। छोटी गुड़िया ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच छोटी गुड़िया। कहती है अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? बहुत खूबसूरत और लाजवाब शो कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको हस्बैंड, सेहत, सलामती और खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे। हस्बैंड, सेहत, सलामती क्या होती है? ठीक है, ये आपने कुछ और लिखना था, लेकिन आपके शायद मोबाइल का वो जो ऑटो करेक्टर होता है ना, उसने आपके किसी और स्पेलिंग को हस्बैंड बना दिया।
लेकिन बहरहाल आपकी दुआएं हम तक पहुंच गई हैं, आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जी एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, गाने से वापस आके फिर आपकी मज़ीद बातचीत, आपकी गुफ्तगू को शामिल करते हैं। मौजू आज हम लेके चल रहे हैं कि कामयाबी के करीब पहुंचकर आपसे कुछ ऐसी गलती हुई हो कि जिसकी वजह से आपकी कामयाबी जो है वो एक लफ्ज़ आ रहा था बड़ा मशहूर किस्म का, वो कहते हैं ना प्रोग्राम तो वो वाला लेकिन चले खैर है, कभी कभी कामयाबी भी जो होती है वो गारत हो जाती है, इसका सोफिस्टिकेटेड वर्ड ये है। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। गाने की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस आके आपसे मज़ीद बातचीत के सिलसिलों को बढ़ाएंगे। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। इस गाने के बाद आपसे मुलाकात होती है। बैक एक दफ़ा फिर से खुशामदीद, और कॉल्स का एक जुगाड़ लगा है जी, तो अब हम कॉल्स को लेने की कोशिश करते हैं, इस जुगाड़ के साथ लेने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? अपनी सुनाया अल्लाह का करम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं बुशरा बात कर रही हूँ। बुशरा जी आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान, ऐसा शो करके गए जिसमें आप करके तो वो तो मैंने खुद ही नजर लगा ली, इसके बाद शो कैसे किस किस हो गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप आते रहे हैं। चले अभी बाकी के शोज नहीं हो सकेंगे, सिर्फ एक ही शो हो सकेगा। शोर आ रहा है बहुत आपकी तरफ से। हमें ये कॉल काटनी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। एक और कॉलर को देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं बाबा रियाज अर्ज कर रहा हूँ सुखारपुर अटारी से। जी रियाज साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ी देर से वेट किया है, बहुत इंतजार किया है, कॉल लग नहीं रही थी, तो बहुत सी बातें करनी थी, बड़ा गैप दिया आपने। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना ये चाहूँगा कि एक तो गिला है और दूसरा कुछ आपके करीब में कुछ बात है। जी जी। वो बात है कि मैंने ये जो आपके रेडियो पाकिस्तान के जो मालिक हीरो का जो पहाड़ है, इसमें मैंने घुस के मैंने बहुत सी मेहनत की और तलाश करता रहा। तो ब्रेन ने पूछा दिल से क्या तलाश कर रहे हो, लेकिन जवाब ना दिया। लेकिन तक आके जब बैठ गया तो फिर आंखों ने महसूस किया, जब नम हुई तो आंखों से पूछा ब्रेन ने कि तू ही बता क्या तलाश कर रहे हो। तो उसने कहा कि ये कोहिनूर का हीरा तलाश कर रहा है। तो फिर मुझे माइंड ने कहा कि आज मंगल है, तो माइक पे जो आवाज कितने निकलेंगी वो कोहिनूर का हीरा आपको मिल जाएगा। तो सर वो कोहिनूर का हीरा आप है। कैसे कर लेते हैं यार आप ये सब कुछ, कैसे कर लेते हैं? बस उदास हो गया था। चलो तो बहुत शुक्रिया। गिला ये है कि मुझे तकलीफ हुई थी आज से कुछ चंद दिन पहले, 14 या 15 अगस्त की बात है। तो FM पे गैदरिंग चालू थी जहाँ पे रहमान साहब भी थे और अर्जुन भी थे और काफी बैठे हुए थे प्रेजेंटर। तो एक लेडीज आवाज थी जो तकरीबन शाहबाग से कुछ रास्ता कर रहे थे उनसे, या गाँव की रहायशी थे। तो वो उस दिन को पार्टी की बात चल रही थी कि वो जिले बढ़ के चने आम रोड के हो ज्यादा नाखदा चौक कढ़ाई वगैरह। और उस दौरान फिर उस लेडी आवाज जो है उसमें से ना जो आपको बुलाया गया, आपको जब याद किया गया ना, तो ऐसे अल्फाज में आपको याद किया गया कि खुदा की कसम मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि इतनी जरफ वाली पढ़ी लिखी खवातीन होके तो इस अल्फाज एक सिंगर को ऐसे बुला रही है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो ये कि आप मंजिल तक पहुंच के बंदा जब बैलक होती है तो बंदा गिरता है, तो वो ये चीज है कि निगाहों से गिरा तो उठ नहीं सकता, ऊपर कागज गिरा उठ जाता है। तो इसमें ये कि जो शगीद होते हैं ना, शगीद उनमें मेरे उस्ताद कहते हैं कि जो बाइखलास शगीद होता है ना,
वो कमजोर हो पढ़ाई में तो वो इम्तिहान में निकल जाता है, लेकिन जो तीसरा जो बदतमीज होता है ना, वो कभी ना कभी किसी न किसी मजमून में उसकी कंपार हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। उस मुझे हो सकता है कि उस आवाज जो चले रियाज भाई बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अल्लाह पाक आपको खुदा इस्तकामत दे, अल्लाह पाक आपकी आवाज को आपको अल्लाह तवील जिंदगी के से तंदुरुस्ती और खुशी वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन जी आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसा बात तो ऐसे है कि वो क्या आखिरी शो में ये मैं साथ बोलूंगा कि किया इस शत में खिलूंगी प्यार की बाजी, जीतू तो तुझे पाऊंगा, हारू तो मैं तेरी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। ओके थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरी तमाम सामीन से गुजारिश है कि अब अगर आप आएँ तो बराह करम अपनी बात को थोड़ा सा शॉर्ट और कंसाइजली यहाँ पे हमारे साथ पेश कीजिएगा, क्योंकि अभी हमने कॉल्स का सिलसिला ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर बाद शुरू किया है और इससे पहले कुछ कॉल्स का सिस्टम गड़बड़ हुआ था। तो आप अगर आएंगे, कॉल करेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आएँ, शॉर्ट बात करें, टू द पॉइंट बात करें और कोशिश करें कि मौजू पे बात करें, जुमलों को, अल्फाज को समेटते हुए बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सकेगा। एक और कॉलर को हम साथ लेते हैं, देखते हैं कौन है। ये तो हमारे रेगुलर कॉलर थे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी कॉल आपने काट दी थी। आपकी कॉल से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था तो इस वजह से हमें काटनी पड़ी। तो फिर अब सही है? अब ठीक है जी, बताइए, कहिए। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कुछ कहना चाहेंगी मौजू पे, कुछ कहना चाहेंगी? मौजू पे मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ चीजें जीती हुई और जो मामला देखते हैं ना इधर उधर, तो दिल को मानना पड़ता है, हार ही मान ले, अच्छी बात है। तो बाद में पछतावा क्या, बस अल्लाह का शुक्र है, जो भी है नसीब में खबर मिल गया, ऐसे ही करके मैं तो बस जिंदगी जो है ना बंदे को तय करनी पड़ती है, ये कहना चाह रही हूँ मैं आपसे। चले, बहुत शुक्रिया। जीती हुई भी जानबूझ के हार नहीं करती हूँ, बस मैं तो ये कहना चाह रही। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। और बाकी वो है ना, जो आप सऊदी की आवाज निकाले थे ना मामू के बारे में, जी जी, उस दिन मैंने शो सुना और मैंने लगता मेरे से नजर लग गई आपको, तो आपके शो डिस्कस हो गए। शुक्र है आप मंगल को तो आ ही रहे हैं जी। हालांकि मंगल को गोश्त का नागा होता है लेकिन फिर भी देख ले, मैं आ रहा हूँ। चले, बहुत शुक्रिया बुशा जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये गिला कर रहे हैं कि अब सिर्फ एक ही प्रोग्राम हुआ करेगा। जी हाँ, अभी हफ्ते में सिर्फ एक ही प्रोग्राम हुआ करेगा, कम से कम सितंबर में तो यही शेड्यूल रहेगा। मे भी आगे जाके, शायद, कंफर्म नहीं है, शायद कुछ मामलात ऐसे हों कि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स कर सकें, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही प्रोग्राम होगा और मंगल का प्रोग्राम होगा। और ये जो मंगल का प्रोग्राम होता है, ये नेटवर्क का प्रोग्राम होता है, इसको पूरे पाकिस्तान में सुना जा रहा होता है। तो पाकिस्तान में आप जहाँ जहाँ पे भी, जिस एरिया से, जिस इलाके से आप हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अभी रियाज साहब आए कुछ देर पहले और उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी वाक़ये की निशानदेही की और उन्होंने कहा कि किसी कॉलर ने आके कोई बदतमीज़ी की थी जिसकी वजह से उनको बहुत नागवार गुजरा। मुझे यकीन जानिए वो बात बिल्कुल याद नहीं है। अब पता नहीं, शायद वो मेरे साथ हुई थी। आपने रहमान साहब का जिक्र किया तो वो किसके प्रोग्राम में हुई, लेकिन बहरहाल मैं ये आपसे भी कहना चाहूँगा, हम जब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हम ज़िंदगी का कोई भी काम कर रहे होते हैं, हम ज़िंदगी के किसी भी मोड़ से गुज़र रहे होते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आपकी मुखालफत ना करे। आपके मुखालफिन हमेशा होते हैं। आप अगर सोने के भी बन के आ जाएंगे
तो भी कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे। आपके अंदर दुनिया जहान की एक एक अच्छाई भी मौजूद होगी, तो फिर भी कुछ लोग आपकी बुराइयों की वजह से नहीं, आपकी अच्छाइयों की वजह से आपसे जलेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि दुनिया और दुनिया में रहने वाले तमाम लोग, हर एक शख्स आपके बारे में एग्जैक्टली मिनोअन एक ही राय रखता हो। कोई आपको पसंद करेगा, कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेगा, कोई आपको बस नॉर्मल से खाते में रखेगा। कुछ लोग आपसे नफ़रत करेंगे, कुछ लोग आपको बुरा समझेंगे, कुछ लोग आपसे शदीद तरीन नफ़रत करेंगे। इतनी नफ़रत भी कर सकते हैं कुछ लोग कि आपको जान से भी मारना चाहें। कुछ लोग हासदीन होते हैं, खुल के हसद करते हैं, खुल के अपनी हसद का इजहार करते हैं अल्फाज की सूरत में, एक्शंस की सूरत में। कुछ लोग दरे पर्दा आपके साथ हसद रखते हैं। ये ज़िंदगी का एक उसूल है। अगर हम ऐसे लोगों को, ऐसे मनफी रवैयों को सर पे चढ़ा के रखेंगे, अगर हम ऐसी बातों को, चीज़ों को सर पे चढ़ा के रखेंगे कि वो शख्स मेरे बारे में ये राय रखता है, वो मुझे अच्छा नहीं समझता, या उसने मेरे मुंह पे या सबके सामने मेरे बारे में इतना बुरा भला कह दिया, तो ये मेरे साथ क्या हो गया। तो यकीन जानिए आप फिर इन्हीं छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर रह जाएंगे। बहुत सारे लोग अपनी मंजिलों को इस वजह से गवा देते हैं कि वो छोटे छोटे मसलों में उलझ के रह जाते हैं। वो वासिफ अली वासिफ का एक बड़ा खूबसूरत सा कॉल है, और आज के हमारे मौजू पे भी बड़ा फिट बैठता है कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। अगर आपकी मंजिलें बड़ी हैं, अगर आपके अहदाफ बड़े हैं, अगर आप बड़ा सोचते हैं, आपने अपने लिए, अपने इर्द गिर्द अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़े अहदाफ सेट किए हुए हैं, कुछ बड़ी मंजिलें सेट की हुई हैं, और रास्ते में आने वाले, उन बड़ी मंजिलों के रास्ते में आने वाले हर छोटे मोटे शख्स के साथ, हर छोटे मोटे, आप कह लें कि जानवर के साथ आप अगर उलझ पड़ेंगे, उसके भौंकने का आप जवाब देने लग जाएंगे, तो फिर आप अपनी मंजिल से भटक जाएंगे। आपने अपना काम करते रहना है, आपने लोगों की परवाह नहीं करनी। हमारे नबी, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि वजह कायनात है, हमारा ये मानना है, हमारा ये बिलीव है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात, इस कायनात के तमाम चीज़ें जो भी मौजूद हैं, जो भी नज़र के सामने हैं, जो नज़र के सामने नहीं भी हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जिनकी जो वजह तख्लीक है, उनके पीछे रसूलुल्लाह हैं, उनकी मोहब्बत है, उनकी चाहत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात हैं। लेकिन वो जो वजह कायनात हैं, वो भी जब इस ज़मीन पर आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो उनके मुखालिफीन भी यहीं पे मौजूद होते हैं। उनको भी बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं, उनके मुतल्लिक भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। इस वक्त किताबों की किताबें भरी हुई हैं कि जिसमें लोगों ने अपना बुग़्ज़ रसूलुल्लाह के मुतल्लिक किताबों में बयान किया है, हिस्ट्री में बयान किया है, खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते हैं। तो जब लोग उनको बोलते हैं, उनके मुतल्लिक बात करते हैं जो कि वजह कायनात है, तो फिर आप और मैं, हम लोग किस खेत की मूली हैं। लेकिन बात वहीं पे आके रुकती है, वहीं पे आके ठहरती है कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। अगर आप छोटी छोटी बातों को, लोगों की हर एक रवैये को, हर एक बात को दिल पे लेंगे, तो फिर आप रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आप मंजिल के करीब होते हुए भी मंजिल को ज़ाया कर देंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीला जी, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सालों बाद अर्ज़िया की आवाज़ सुनी जाए, है ना, एक हफ्ते के बाद।
उसमें भी कॉल नहीं मिली। हाँ नहीं मिल गई है, देखिए आप ऐसे क्यों कह रही हैं? लास्ट टाइम नहीं, इसमें तो मिल गई है ना। हाँ लास्ट टाइम नहीं आपकी कॉल मिल सकी थी। हाँ लास्ट टाइम भी हमारे कॉल्स का कोई इशू चल रहा था, इशू तब से था ही चल रहा है, बिल्कुल। अभी भी चल रहा है, अभी भी हमने एक जुगाड़ किया हुआ है। लेकिन ये शुक्र है कि कोई मौजा ही हो गया। जबरदस्त स्टार्टिंग, जबरदस्त सॉन्ग, जबरदस्त टॉपिक, अच्छी सारी गुफ्तगू। इसमें मैं ये कहूंगी कि अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जल्दबाजी में ना हम लोग समझते हैं कि बस ये हम जीत के या हमने ये काम सीख लिया, बस आगे हम कर लेंगे। वो जो जल्दबाजी होती है ना, बाज़ दफा महंगी पड़ जाती है। बिल्कुल ठीक। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मैं एकदम मरी में जाती हूँ ना, तो घोड़ों पे बैठते हैं सैर सपाटे के लिए, तो मैं भी ना डर डर के पहले मैं कहूँ नहीं मुझसे नहीं होना, मैं तो नहीं चला सकती ना ना ना। खैर मैं बड़ी हिम्मत करके बैठ गई। अब जब मैं बैठ गई ना तो मैं बड़ी खुश हुई, ओए ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है, ये तो मैं चला लूंगी आराम से। अब हुआ यूं कि मेरे हस्बैंड के पास खड़े थे ना, उन्होंने ऐसी शरारत है ना, स्टिक पकड़ी हुई थी एक, उन्होंने ना मेरे पाँव पे लगाई हल्की सी ना, कि आराम से बैठो, हिलो ना ज्यादा। तो मैं एक्साइटेड थी, तो उन्होंने टांग पे मेरी वो स्टिक लगाई, घोड़ा समझा जाए उसको लगा रहे हैं। और घोड़े की तो ब्रेक है, वो भाग गया मुझे। मैं चीख रही हूँ, लगा मैं पकड़ी हुई है, घोड़ा भागी जा रहा है। मैं कहा बस नीला पड़ना कलमे शुलमे सारे। यानी घोड़ा आपको भगा ले गया? जी हाँ। वो तो मैं कहती हूँ बेचारा, उसका जो मालिक था वो पीछे पीछे भागी जा रहा है वो बंदा, लेकिन उसकी स्पीड देखे ना घोड़े की, वो तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मौजज़ा हुआ, अल्लाह ने बड़ा करम किया कि दो बेचारे नौजवान थे, वो घोड़ों पे आए, वो फिर रहे होंगे वहां पे बेचारे वो भी, तो वो घोड़ा दौड़ाते हुए आए और उन्होंने आस्ता आस्ता आते हुए दोनों साइडों से वो आए बेचारे। मैं कहती हूँ बड़ा सीन हो गया उन बेचारों ने, मुझे कहते बाजी लगाम हमें दे दे। तो मैंने लगाम उनको दी, उन्होंने एक ने घोड़े को आगे से पकड़ा, बड़े प्यार से आहिस्ता 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 से उसकी स्पीड कम हुई और मेरे सामने सा आए। सही है। चलो जी शेर से पै गए, बच गए। आगे तो नहीं कहना जल्दबाजी थी, नहीं ये हमें आगे हम कर देंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ये चीजें होती हैं, बहुत सारी, बहुत से मामला में होती है ऐसे। लेकिन वैसे ये जो आपने बताया ना, एक शो हो गया, कसम में दिल दुख गया। चले कोई बात नहीं, होता है। लेकिन वही भाई टॉप ऑफ दी टॉप आरजे वसीम अहमद, आरजे डॉक्स, आरजे जिया रहमान, और भाई ਤੁਹਾਡੇ बगैर नहीं गुजारा, खसारा ही खसारा सानू। नहीं हम आ रहे हैं ना, एक एक दिन तो हम आ रहे हैं। हाँ तो आना चाहिए भी। तो चलिए आप भी आके, रहमान का भी शो आएगा फिर इंशाल्लाह। जी कल इंशाल्लाह रहमान भाई का भी शो होगा और नेटवर्क पे ही होगा। का भी हो जाएगा जी इंशाल्लाह। तो वसीम भाई का भी हो जाएगा। वसीम भाई का मुझे कंफर्म नहीं है, उनसे मेरी बात नहीं हो सकी अभी तक, तो अच्छा? उनका भी होगा, यकीनन होगा। शो खत्म नहीं हुए, ना ही कोई आरजे यहाँ से गया है, सिर्फ रीशेड्यूलिंग हुई है और वो मे भी इस महीने में तो अभी ऐसे है, आगे जाके शायद फिर ये थोड़े से मजीद कुछ बेहतरी आ जाए या कुछ और हो जाए। नो डाउट जी, डॉग्स की बड़ी मेहनत है, कमाल कमाल सेरा उनके सर है, बहुत कमाल, उन्होंने सब कुछ मेहरबानी है उनकी कि साडे गरीबां दा ख्याल कीता उन्होंने कि इन्ने अच्छे आरजे जेडे ना टकाए हुए ने। डेफिनेटली और अभी आप 101 पे बहुत सारे मजीद नए आरजेस को, बड़े जबरदस्त आरजेस को भी सुनेंगी। चलिए अल्लाह खैर करे, लेकिन आप लोग भी रहने चाहिए ना, हमें आदत हो चुकी है, हम नहीं रह सकते। क्यों लिस्नर, हौसला करो सब आएंगे। इंशाल्लाह। और वसीम भाई 27 साल से वो बंदा, हम तो उनको इतने सालों से सुने, तो साढ़े कन्ना दी उगली नहीं लाती भाई। टक्के के साथ आवाजें आती हैं उनकी, और जब पंजाबी शो भी करते हैं और उर्दू इतना कमाल शो करते हैं, और जान जो रहमान और डॉग, बल्ले बल्ले, तालियां आपके लिए। बहुत शुक्रिया नीला जी, थैंक यू सो मच। सबके लिए बहुत शुक्रिया। जय जीते रहे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी तो ये अनीला जी थी हमारे साथ, हमारी बड़ी ज़बरदस्त अच्छी और रेगुलर कॉलर हैं, और बल्कि कॉलर नहीं हैं, कॉलर्स की भी जान है, हर कॉलर आके इनका जिक्र करता है। बहरहाल जी आज का प्रोग्राम हमारा यहीं तक था, और आज हम बात कर रहे थे कि कभी कभी हम अपनी गलतियों की वजह से अच्छे खासे बने बनाए काम बिगाड़ देते हैं। कभी वो जल्दबाजी की वजह से होते हैं, कभी वो नाशुक्री की वजह से होते हैं, कभी वो बदजुबानी की वजह से होते हैं, कभी वो गैर ज़रूरी ऐलान कर देने की वजह से होते हैं। मुख्तलिफ़ असबाब होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं।
मैं हमेशा से कहता हूँ कि ज़िंदगी सिर्फ गुजार देने का नाम नहीं है, ज़िंदगी को सीखना पड़ता है, ज़िंदगी को समझना पड़ता है, ज़िंदगी के फ़लसफ़ों को समझना पड़ता है, इसको बेहतर करने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है, अपने आप पर मेहनत करनी पड़ती है, अपने अफ़कार, अपने अकायद और अपने फ़लसफ़ों पर मेहनत करनी पड़ती है। फिर जाके ये ज़िंदगी कुछ डगर समझ आती है, दीन को समझना पड़ता है, रब की माननी पड़ती है, फिर जाके कहीं ना कहीं कोई समत जो है वो दुरुस्त होती है। अदरवाइज़ वो कहते हैं ना कि बेलगाम घोड़े की कोई मंजिल नहीं होती, वो बस भागता चला जाता है, बग़ैर किसी मंजिल के भाग रहा होता है। कोशिश कीजिए कि अपनी कोई समत तलाश कीजिए, अपनी कोई मंजिल का तयन कीजिए और एक नज़्म व ज़ब्त के साथ, एक सलीके के साथ, एक तरीके के साथ, प्लान ABC के साथ तहकीक करके, मुशाहिदा करके, अंदाज़ा लगा के, वक्त लगा के, सोच समझ के ज़िंदगी को गुजारें, प्लान करें, तो ज़िंदगी इतनी भी बुरी और मुश्किल नहीं है। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। इंशाल्लाह अगले मंगल को फिर मुलाकात होगी FM 101 लाहौर से रात 12 से 2 प्रोग्राम हरफ़े जुनू में। मुझे ज़िया अंजुम को दीजिए इजाज़त। आप मुझे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा ज़िया अंजुम या द ज़िया अंजुम। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे मैं आपको मिल जाऊंगा। मेरे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, अगर आप ज़िया अंजुम प्रोग्राम्स लिख के सर्च करेंगे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मंगल को मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे ज़िया अंजुम को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कोई गलती, कोई कोताही हुई हो तो उसको दरगुजर फरमाइएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।